प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे तीन दो के अध्याय 4 मुगल साम्राज्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना जो है बहुत कठिन कार्य था। जैसा कि आपको पता है, भारत जो है विविधताओं का देश है। इसी वजह से यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर पाना जो है बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन आपके ये जो मुगल थे, उन्होंने क्या किया, देखिए, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत। पूर्ववर्ती से क्या तात्पर्य है, तो पिछले अध्याय 3 में हमने जिन 5 वंशों के बारे में पढ़ा था, तो उसके शासक क्या करते थे। आपके ये 5 शासक थे, पहले उनका नाम मैं बता देता हूँ। आपके ये थे राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद आपका सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इन 5 वंशों के शासक जो थे, दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास के बंगाल तरफ के गैरिसन शहरों तक ही इनका शासन जो है सीमित था। लेकिन मुगलों ने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत क्या किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए संभव जान पड़ता था। मतलब कि उन्होंने लंबे समय तक अपने साम्राज्य में शासन भी किया। अब देखिए, 16वीं सदी की उत्तरार्ध से, यानी जब बाबर आपका आया था 1526 में, ठीक है, तो 16वीं सदी लग गई थी। तो उत्तरार्ध से, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। बाबर ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं शताब्दी से शुरुआत की, ठीक है, और 17वीं शताब्दी आने तक उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इतना बढ़िया उनका शासन फैलता गया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे इनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मुगलों का इतना अच्छा शासन प्रणाली था जो कि इनके मुगल शासकों के पतन हो जाने के बाद भी वो शासन प्रणाली चलती रही। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। इतना अच्छा उन्होंने शासन प्रशासन किया था, ठीक है, जिस वजह से आने वाले जो शासक अन्य जगह उभर गए थे, उनके पतन के समय क्या हुआ था, इनके जो जमींदार लोग ही थे, मुगल शासकों के जमींदार जो होते थे, वे ही तो इन्होंने अपना अलग से राज्य स्थापित कर लिया था और उन्हीं की शासन प्रणाली को फॉलो करते थे। किसकी? मुगलों की। अब देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपको पता है कि उनके द्वारा बनाया गया जो लाल किला है, ठीक है, इसकी प्राचीर को क्या बोलते हैं? बैटल ग्राउंड कहा जाता है। बैटल ग्राउंड किसे कहते हैं? जो किसी किले या शहर को, मान लीजिए ये शहर है अंदर, तो उसे घेरी हुई दीवार जो होती है उसे ही प्राचीर कहा जाता है। इसी प्रकार, या फिर कोई किला है, ठीक है, ये तो उसको कोई घेरा हुआ है, कोई ऊंची ऊंची दीवार, उसे ही हम प्राचीर कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिल्ली का लाल किला, आपने कई बार देखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुगल कौन थे? आइए अब हम पढ़ेंगे मुगल कौन थे। तो जो आपके मुगल हैं, 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। वे 2 महान शासक वंश कौन से थे? तो आपका माता की ओर से मंगोल वंश था, ठीक है, और पिता की ओर से आपके तैमूर वंश था। अब देखिए इनके बारे में डिटेल लेते हैं। तो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान। चंगेज खान कहाँ शासन करता था? चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। उसके उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। मुगल जो है चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। और पिता की ओर से कहाँ से थे? तो देखिए, आपके पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की में शासन करने वाले तैमूर के वंशज थे, ठीक है। पिता की ओर से किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। और इस शासक तैमूर की मृत्यु हुई थी आपकी 1404 में। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बातें आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये माता की ओर से आपका चंगेज खान और पिता की ओर से शासक तैमूर, ठीक है, ये दोनों जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि मुगल जो थे अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे? तो देखिए, मंगोल कौन था? मंगोल था माता की ओर से, जिसका शासक था चंगेज खान। तो चंगेज खान से जुड़ी हुई जो स्मृतियां थी, ठीक है, चंगेज खान से जुड़ी हुई जो यादें थी, तो व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब चंगेज खान ने अपने शासनकाल में काफ़ी निर्दोष व्यक्तियों की चंगेज खान की वजह से मृत्यु हुई होगी। इस वजह से आपके मुगल जो हैं मंगोल कहलवाना खुद को पसंद नहीं करते थे, जो कि माता की ओर से था। अब देखिए, दूसरी तरफ मुगल जो थे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। क्यों गर्व महसूस करते थे तैमूर के वंशज होने पर, जो कि पिता की ओर से था? तो इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने, यानी पिता की ओर से आपका है जो, ठीक है, पिता की ओर से आपके शासक तैमूर हैं, तो इन्होंने क्या किया था तैमूर ने कि 1398 में, याद रखिएगा ये सन,
1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने? आपके शासक तैमूर ने। इस वजह से ये गर्व महसूस करते थे मुगल आपके। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पैराग्राफ है कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया है। किन्होंने? मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, क्योंकि तैमूर को वो अपना आप कह सकते हैं आदर्श मानते थे। ठीक है, चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगल शासकों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। देखिए, तो ये है आपका, ये बैठा आपका तैमूर और ये सभी मुगल शासक होंगे, ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और आपके जब भी सभी जो मुगल शासक होते थे वे तैमूर के साथ अपनी तस्वीर बनाने के शौकीन होते थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुगल सैन्य अभियान। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान। तो प्रथम मुगल शासक आपके हैं बाबर। बाबर का शासन भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 से लेकर 1530 तक रहा, याद रखिएगा। तो अब मुगल शासक जो है आपका बाबर, वो बचपन से क्या शुरुआत हुई उसकी आइए पढ़ते हैं। तो सबसे शुरू में 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। ठीक है, किसने? ये जो फरगाना राज्य की आपकी उत्तराधिकार थी, ये गद्दी उसे मिली थी अपने पैतृक, है ना, पिता की गद्दी थी। कब प्राप्त की? 1494 में प्राप्त की। ठीक है, किसके द्वारा? अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिला था। किसे? बाबर को, याद रखिएगा। और आपका ये फरगाना राज्य कहाँ है? तो आपका फरगाना राज्य जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उज्बेकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद। ठीक है, ताशकंद शब्द भी बार बार आएगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब बाबर को ये पिता के द्वारा अपना ये उत्तराधिकार मिला था फरगाना राज्य का, तो मंगोलों की दूसरी शाखा के आक्रमण के कारण उज्बेक क्या होता है? उज्बेक एक जाति होती है जिसके नाम से ये उज्बेकिस्तान है ही आपका। तो इस आक्रमण के कारण उसे अपने पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी। अब गद्दी छोड़ने के बाद अनेक वर्षों तक बाबर आपका भटकता रहा। भटकने के बाद आपकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब? 1504 में फिर बाबर ने कब्जा कर लिया। ठीक है, लड़ाई युद्ध की होगी जो भी। तो आप अपने स्क्रीन पर अफगानिस्तान और उसकी राजधानी काबुल को देख सकते हैं। इसी काबुल में 1504 में बाबर ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब काबुल पर कब्जा करने के बाद अब उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, हमने पिछले अध्याय 3 में अंतिम वंश के बारे में पढ़ा था, जो था आपका लोदी वंश। लोदी वंश के शासक आपके जो थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को 1526 में आपके बाबर ने क्या की? शिकस्त दी, उसे हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में करके मुगल साम्राज्य की हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में नींव रखी। ठीक है, अब देखिए मुगल फौज अभियान पर, ये देखिए चित्र है जो ये मुगलों का फौज अभियान है। ठीक है, एक और चित्र है आपका, ये चित्र है, ये कैसा चित्र है? 16वीं शताब्दी की युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में आपके बाबर ने इस्तेमाल किया था गोला बारूद को, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये तकनीक कब आई थी? 14वीं शताब्दी में आई थी, याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी में तकनीक आई थी और बाबर द्वारा सर्वप्रथम इसका उपयोग 16वीं शताब्दी में किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तालिका 1 के बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा। अगर हम तालिका 1 को इस वीडियो में कवर करेंगे तो शाम हो जाएगी, इस वजह से हम इस तालिका के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और फिर उसमें कवर करेंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब देखिए हम पढ़ेंगे मुगल शासकों में उत्तराधिकार कैसे दिया जाता था। ठीक है, तो मुगल जो थे ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ पुत्र मतलब पिता का बड़ा पुत्र, तो बड़ा पुत्र को ही उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, इस पर विश्वास नहीं करते थे। बल्कि इसके विपरीत मुगल शासक उत्तराधिकार में वे सहदयात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। जिसमें अब देखिए सहदयात की प्रथा क्या होती है? तो सहदयात में क्या होता था? उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा अधिकार सही था, और ज्येष्ठ अधिकार या सहदयात? अब देखिए तालिका 1 में जाने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि उधर मैंने पढ़ा है कि जो भी आपके मुगल शासक थे उनके पुत्र थे, जैसे आपका अकबर था, उसका पुत्र आपका शहजादे सलीम जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है, तो इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके बाद फिर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने, जो शाहजहां कहलाया, उसने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, यही सहदयात की प्रथा चल रही थी, सभी पुत्रों को समान अधिकार दिया जाता था। तो क्या एक पुत्र जो था पूरा शासन चाहता था, इस वजह से उसने वो क्या करते थे, अपने भाइयों को मौत की घाट उतार देते थे और फिर खुद शासक बन जाते थे। इस वजह से पूछा जा रहा है कि ज्येष्ठ अधिकार या सहदयात में से कौन सा उचित था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ज्येष्ठ अधिकार आपको ज़्यादा पसंद आया कि सहदयात ज़्यादा पसंद आया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। आइए अब हम पढ़ेंगे मुगल शासकों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। तो आपको बोला है तालिका 1 को फिर से देखें। तालिका 1 में पढ़ने के बाद क्या प्राप्त होगा कि हम पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने उनकी सत्ता स्वेच्छा से क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। तो इसका उदाहरण राजपूत जो है सबसे अच्छे हैं। अब क्या हुआ देखिए, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। कुछ जो आपके राजपूत शासक थे उन्होंने स्वेच्छा से इनकी सत्ता स्वीकार की मुगल शासकों की, और अपनी पुत्रियों का विवाह भी इनके साथ किया मुगल शासकों के साथ, और मुगल शासकों के साथ विवाह करवा के अपनी पुत्रियों का उच्च पद प्राप्त किए, जैसे जमींदार वगैरह का, है ना, मनसबदार वगैरह, ये सब जो होते थे अच्छे अच्छे पद उन्हें फिर मिल जाते थे। अब देखिए क्या संबंध थे राजपूतों के साथ, उसके बारे में है। तो राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। तो जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर मतलब शहजादे सलीम, ठीक है। तो कहाँ की राजकुमारी थी? कछवा की राजकुमारी थी। अब कछवा में अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है। वर्तमान में जयपुर में है अंबर, या इसे आमेर भी कहा जाता है। अब किस राजपूत शासक की राजधानी थी? तो उस राजपूत शासक का नाम था आपका बिहारीमल। क्या नाम था? बिहारीमल। और पुत्री का नाम क्या था? हरखा बाई। और हरखा बाई को ही बाद में आपके अकबर ने क्या नाम दे दिया था? जोधा बाई, शादी के बाद, ठीक है। अब उन्हीं से उन्हें शहजादे सलीम हुए थे। अब देखिए आपका दूसरा है, शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। इस तरह से राजपूतों ने मुगल शासकों के साथ अपनी पुत्रियों के विवाह किए, और उस विवाह करने के बाद उच्च पद प्राप्त किए। अब देखिए है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, मना करते रहे कि हम आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब वे हार गए, मुगल शासक तो शक्तिशाली हो गए थे, उनके साथ युद्ध किया इन्होंने, सिसोदिया राजपूतों ने, और हार गए। तो मुगलों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? सम्मानी व्यवहार किया, और उन्हें जागीरें, उनके वतन, देखिए जागीरें वो बुलाते थे सभी को, जो भी ज़मीन जगह रहती थी मुगल शासक लोग, और वतन हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदू और ये फारसी में थोड़ा अंतर हो जाता है, भाषा का अंतर है। तो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी, ठीक है। तो उनके वतन को उन्होंने जागीर के रूप में वापस कर दी, किसे? सिसोदिया राजपूतों को मुगल शासकों ने। पराजित करने के परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए सल्तनत की वजह से उन्होंने, देखिए, उन्हें पराजित कर दिया, हरा दिया, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया कि चलो तुम हमसे हार गए तो हमारा ये करो वो करो। उन्होंने क्या किया? अपमानित नहीं किया, और सावधानी से बनाए गए सल्तनत की वजह से मुगल शासक ने अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने प्रभाव बढ़ाया, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखें और गौर करें। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, जब औरंगजेब में शिवाजी का अपमान कर दिया था तो उन्होंने एक सैन्य अभियान चला दिया था। किन्होंने? शिवाजी ने। और फिर शिवाजी ने मुगल शासकों की नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इसलिए क्या बोला यहाँ पे कि लंबे समय तक यह संतुलन बनाए रखना जो था, बरकरार रखना कठिन था। अब देखिए, अगर आपके अंदर धैर्य तो वो बना सकता था। औरंगजेब चाहता तो उनके साथ सम्मानी व्यवहार करता, वो तो शिवाजी जो तो मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए ही आए थे, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं किया, जिस वजह से फिर उन्होंने सैन्य अभियान चला के और उनकी जो है खटिया खड़ी कर दी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मनसबदार और जागीरदार। आइए अब हम पढ़ेंगे ये मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे मुगलों के शासन के समय। तो देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। देखिए, उनका साम्राज्य बन चुका था, लेकिन उसमें विभिन्न क्षेत्र भी धीरे धीरे सम्मिलित किए जाने लगे, अलग अलग पद, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, शुरू में केवल तुर्की लोग ही शासक पद पर होते थे, लेकिन अगर पूरे साम्राज्य को लंबे समय तक चलाना था तो अन्य लोगों को भी शासक पद पर बैठाना होगा। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि ईरानियों, भारतीय मुसलमानों और अफगानों, राजपूतों और मराठों तथा अपने अपने क्षेत्र को अन्य प्रभावी समूह को क्या किया? शासक पदों पर बिठाया। अब जिन्होंने इनकी सत्ता स्वीकार की तो उन्होंने मुगलों की सेवा में आने वालों को नौकरशाह या मनसबदार कहा गया, ठीक है। जिन्होंने सत्ता स्वीकार की और उनके सेवा में आए, मुगलों की सेवा में आए, तो उन्हें नौकरशाह यानी मनसबदार कहा गया। अब देखिए, मनसबदार का मतलब क्या होता है? तो मनसबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी पद या हैसियत दी जाती थी। याद रखिएगा, मनसब का मतलब होता है कोई सरकारी हैसियत या पद। अब देखिए, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक है। मनसबदार, मनसब, ये जो सब था, ये क्या था? एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, उनके वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जो है आपका जात की संख्या पर निर्भर करता है। जात क्या होती है तो आपको पता है, हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है उसे ही हम जात कहते हैं, ठीक है।
तो जात की संख्या पर निर्धारण होता था मनसबदारों का पद और वेतन। अब देखिए, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अभिजात कौन होता है? तो उन जात के ऊपर जो शासक जिसका चलता था, शासन जिसका चलता था, उसे अभिजात कहा जाता था। जातों की संख्या अधिक होने पर उसका पद जो है ऊंचा हो जाता था और वेतन बढ़ जाता था। अब देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। सैन्य उत्तरदायित्व देखिए, जितना बड़ा क्षेत्र रहता होगा उसके अनुसार वो घुड़सवार रखते थे, जितने बड़े एरिया को कवर करना रहता रहा होगा। अब देखिए, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, ठीक है। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। अब देखिए, सभी को वेतन देना है, तो जब तक उनका पंजीकरण नहीं होगा, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होगा, तो कैसे वेतन देंगे? मतलब सब कुछ बड़े सिस्टम से किया जाता था उस समय। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदारों को इन सभी कार्रवाइयों के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन दिया जाता था। अब देखिए, मनसबदार जो होते थे अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ठीक है। अब मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? तो जो उन्हें जागीर दी जाती थी, जो भूमि उन्हें मिलती थी, उसमें से वे क्या करते थे? राजस्व एकत्रित करते थे। अब ये जो जागीर होती थी, ये इक्ताओं की तरह ही होती थी। हमने पिछले अध्याय में इक्ताओं के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, इक्ताओं के थोड़ा ये विपरीत है। हम आगे बढ़ते हैं। परंतु ये जो मनसबदार थे, मुक्तियों से भिन्न थे। देखिए, इक्ता होता था पिछले अध्याय में, इक्ता में शासन करने वाले को इक्तेकार कहा जाता था और इक्तेकार को ही मुक्ति कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इक्तेकार और मुक्ति सेम वर्ड है। अब देखिए, मनसबदार जो थे मुक्तियों से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? वे अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। और यह राजस्व भी उनके लिए उनके नौकर एकत्रित करते थे। जबकि ये जो मनसबदार होते थे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ये नहीं कि राजस्व इनको जो है ज़्यादा मिलने लगे और राजस्व ज़्यादा मिलेगा तो वही उनका वेतन है, तो वेतन उनका बढ़ जाएगा। इसलिए इनका सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था मुगल शासकों के द्वारा। अब जब औरंगजेब का शासन आया तो क्या हुआ? इनके औरंगजेब के शासन तक आते आते स्थिति बदल गई। कैसे बदल गई? अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब देखिए, उनका वेतन कब हो गया? मनसबदारों का क्यों कम हो गया? तो इसलिए कम हो गया क्योंकि मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो गई और जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने में पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब क्या हुआ? जब मनसबदारों की संख्या बढ़ गई तो एक जगह मनसबदार नियुक्त है, अब एक निश्चित समय के बाद वे रिटायर होंगे वहाँ से, तब ना दूसरा कोई आएगा। तो संख्या अधिक होने की वजह से एक जागीर को प्राप्त करने के लिए लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ता था मनसबदारों को। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई, ठीक है। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे। अब क्या हुआ? जब ऐसी समस्या आ गई तो जागीरदार क्या करते थे? जब जागीर उनके पास रहती थी तो वे कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल सके वे उतना वसूल लें, फिर एकत्रित धन करके वे अपना जीवन फिर आराम से व्यतीत करेंगे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, जो मनसबदार थे वे अत्यधिक राजस्व वसूल करने के लिए इनका किसानों को टॉर्चर करने लगे तो इनको किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब्त और जमींदार। अब देखिए, मुगल शासकों के समय ये जब्त क्या होता है और जमींदार किन्हें कहा जाता था, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। अब देखिए, गांव के लोग जो क्या करते थे, वो ग्रामीण के कुलीनों यानी जो गांव में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता था, कुलीन मतलब होता है आपका उच्च वर्ग, ठीक है। तो उस गांव में जो मुखिया होता था या स्थानीय सरदार जो होता था, ठीक है, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो कई जगह मुखिया कई जगह सरदार बोला जाता था। तो इनके माध्यम से गांव वाले जो थे कर या राजस्व देते थे। अब देखिए, समस्त मध्यस्थों के लिए मतलब मध्यस्थ कौन था? किसानों से डायरेक्ट मुगलों तक तो नहीं पहुंच जाता था। बीच में ये मध्यस्थ कौन होते थे? आपके स्थानीय सरदार। कौन होते थे? स्थानीय सरदार या मुखिया, जिनके बाद मुगलों तक पहुंचता था, ठीक है। तो इन सभी मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग किया करते थे। अब देखिए, क्या जमींदार कौन कहलाता था? आप देख लीजिए। अब
जमींदार किसे कहा जाता था? तो जमींदार उसे कहा जाता था जो इन मध्यस्थों का काम करता था। किस मध्यस्थों का? तो किसानों से राजस्व एकत्रित करके, ठीक है, किसान ग्रामीणों से क्या करके राजस्व को एकत्रित करके जो मुगल शासकों तक पहुंचाते थे इन मध्यस्थों को, और चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो शक्तिशाली सरदार क्यों ना हो, तो मुगल शासक उन्हें क्या बुलाते थे? जमींदार बुलाते थे। ठीक है, जमींदार आप जान गए। अब देखिए जब्त क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने, ठीक है, याद रखिएगा अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या है? टोडरमल। तो टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तो क्या किया? 10 साल की कालावधि के लिए, कालावधि मतलब 10 साल के समय के लिए, 10 साल में ये जो समय था उसके बीच उसने कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अब सर्वेक्षण करके क्या किया? इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर मतलब राजस्व, ठीक है, निश्चित कर दिया। क्या किया? इन आंकड़ों के आधार पर, 10 साल के आंकड़ों के आधार पर सभी जगह क्या कर दिया? प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में क्या कर दिया? कर को निश्चित कर दिया कि न इससे ज़्यादा लिया जाएगा न इससे कम लिया जाएगा। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत, ठीक है, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। अब देखिए इस 10 साल की कालावधि का याद रखिएगा, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, जिसने 10 साल के आंकड़े एकत्रित किया और राजस्व को निश्चित कर दिया कि इतना राजस्व लिया जाएगा इस क्षेत्र से, एक निश्चित क्षेत्र के लिए निश्चित राजस्व उसने निश्चित कर दिया। अब देखिए राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। अब आप जमींदार भी जान गए, जब्त भी जान गए। राजस्व को एकत्रित करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, याद रखिएगा। अब देखिए यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। जब्त इसी जगह तक सीमित था, जबकि कहाँ कहाँ सफल हो गया? गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में यह संभव नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों संभव नहीं हो पाया? इसका कारण यही था कि मुगल प्रशासनिक अधिकारी वहाँ भूमि का निरीक्षण अच्छे से नहीं कर पाए थे, ठीक है, और सावधानी पूर्वक ना ही उनका हिसाब मिल सका था। इसलिए आपके गुजरात में और बंगाल में ये क्या हुआ? आपकी ये जब्त व्यवस्था जो है नहीं चल पाई। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, अब इतने शक्तिशाली होते गए, वही हो रहा था, लास्ट में ये लोग शक्तिशाली बनते जा रहे थे और फिर विद्रोह कर करके अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर ले रहे थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को चुनौती दे दी। अब देखिए उनके जड़ों को ही हिलाकर रख दिया था इन विद्रोहों ने, ये विद्रोहों से, ठीक है, ऐसे ही विद्रोह हुए और वे आगे बढ़ते गए। अब देखिए ये है अकबरनामा और आईन अकबरी। ये अकबरनामा और आईन अकबरी क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया, और याद रखिए अकबर के करीबी मित्र और दरबारी कौन था? अबुल फजल। तो अबुल फजल को क्या आदेश दिया? उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने कहा कि तुम मेरे शासनकाल का, शासन के समय का क्या लिखो? इतिहास लिखो। तो अबुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, 3 जिल्दों में मतलब 3 बुक थी, ठीक है, ऐसा करके। तो देखिए लिखा, क्या लिखा? उसका शीर्षक अकबरनामा रखा। 3 जिल्दों में लिखा, उसका शीर्षक रखा उसने अकबरनामा। अब पहली जिल्द में क्या था? तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। 3 जिल्दों में से पहली जो है आपकी पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का, यानी जो उसके पूर्वज थे उनके शासकों का बयान है। उसके बाद आपका दूसरी में है शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, ठीक है। और तीसरी जिल्द में क्या है? तीसरी जिल्द में आईन अकबरी है। तीसरी जिल्द का नाम है आपका आईन अकबरी, याद रखिएगा। आईन अकबरी किसका नाम है? तीसरी जिल्द है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी में क्या है? इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है, ठीक है, आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, याद रखिएगा। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम जो कि तीसरी जिल्द है, क्या है? चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, इन सभी चीज़ों का, राजस्व का भी सांख्यिकी विवरण, याद रखिएगा। अब ये देखिए आपके सामने एक चित्र था। ये चित्र क्या है? ये जो जमींदार लोग हैं ये किसानों से कर वसूल रहे हैं। ये देखिए कर न देने पर इन गरीबों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। अब देखिए अकबर ने क्या क्या नीति बनाई थी उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। देखिए अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में लिखी गई है, जिसमें से आपकी तीसरी जिल्द है आईन अकबरी में। तो इसमें इन मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा
कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। तो सूबेदार क्या करते थे, राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे, यानी उन्हें चलाते थे। अब देखिए, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था दोस्तों, दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को क्या किया जाता था, सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग जो था प्राप्त था। अब अकेले तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो अन्य अफसर कौन कौन से थे, बख्शी था। बख्शी जो था सैनिक वेतन अधिकारी था। वेतन अधिकारी तो आप समझ गए, सैलरी वैलरी देता था। सदर किसे कहा जाता था, तो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों को मंत्री, उसे सदर कहा जाता था। मंत्री को, जो कि धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण करता था, वो सदर कहलाता था। फौजदार सेना नायक को कहा जाता था। और कोतवाल तो आप जानते ही, नगर का पुलिस अधिकारी, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे जहांगीर और नूरजहां के बारे में। तो देखिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो मेहर उन्नीसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। अब देखिए, ये मेहर उन्नीसा कौन थी। तो देखिए, मेहर उन्नीसा का जन्म अफगानिस्तान के कांधार में कब हुआ था, आपके 1597 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, मेहर उन्नीसा का जन्म अफगानिस्तान के कांधार में 1597 में हुआ था और पारसिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन परिवार में मतलब उच्च वर्ग में। और जहांगीर के साथ इसकी जो विवाह हुआ था ना, ये मेहर उन्नीसा का दूसरा विवाह था, ठीक है। पहले विवाह से जो था, पहला विवाह किसके साथ हुआ था, तो पहला विवाह जिसके साथ हुआ था तो मेहर उन्नीसा के पति का नाम था आपका अली कुली। याद रखिएगा, पहले पति का नाम था अली कुली, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेहर उन्नीसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहर उन्नीसा को नूरजहां का खिताब मिला। शासन करने के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहां का खिताब दिया। उसके बाद नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसका समय समय पर सहयोग देती रही। किसका, आपके जहांगीर का। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें से एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्णित थे और दूसरी ओर वाक्य, कौन सा वाक्य, एक और उसकी स्वयं की खिताब, उसके बाद दूसरी ओर एक वाक्य था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, ठीक है। सिक्के पर क्या लिखा हुआ रहता था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। अब देखिए, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये बाईं ओर ये दस्तावेज है आपका, ठीक है। तो इस दस्तावेज में क्या है, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मुहर बताती है उदत महारानी नूरजहां पाशा बेगम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाहजहां के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। देखिए, चौकोर मुहर, इसमें चौकोर मुहर कहाँ पे, देखिए तो आप शायद इसमें लिखा होगा ऐसा जो बोला है, और गोल मुहर ये है, ठीक है। इसमें ये सब बातें लिखी हुई है जो हमने अभी पढ़ी। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के अभिजात क्या कहलाते थे, वही जो मनसबदार लोग होते थे, ठीक है। तो अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे, ठीक है, जब तक वे वफादार रहे। कौन, अभिजात लोग। तो साम्राज्य का कार्य सुचारू रूप से सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी के अंत में, ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं 1590 यही तो अंत कहलाएगा। सॉरी, आपका 17वीं सदी की बात हो रही है, तो 1670 के आसपास, ठीक है। आप देखिए, 17वीं सदी के अंत में क्या हुआ, कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनकी निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब देखिए, जो लास्ट में इनकी वफादारी क्यों कम हुई थी, अपने निजी हितों के कारण, और वो मजबूत होते गए मनसबदार के रूप में, ठीक है। और क्या कर लिया, स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित करने लगे। अब देखिए, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो अकबर ने क्या किया, उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की, ठीक है। किसने, आपके 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। क्या चर्चा है, ये चर्चाएं होती कहाँ थी, इबादत खाने में, ठीक है। अब देखिए, अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यांतता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। अब देखिए, ये वर्ड आया आपका मध्यांतता, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, मध्यांतर का मतलब होता है जो आपके धार्मिक रीति है ना, उस पर आंख मूंद कर विचार कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, उससे जाने समझे हुए। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जिसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे आपके पिता होते हैं, आपके पिता ने आपको जो कह दिया, ठीक है, आप बचपन में थे, आपके पिता ने आपको जो बोल दिया कि बेटा ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है, तो आप वैसा ही करते थे, ठीक है। और अगर आपका क्या होता है कि कोई कहता है कि भाई चलो हम ऐसा काम कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं,
तो आप क्या कहते हो, नहीं मेरे पापा ने या मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। तो उसी प्रकार ये मानवता पर बल देते थे धार्मिक रीति रिवाज मानने वाले लोग। तो ये क्या होते थे, अक्सर कट्टर होते थे। ऐसा कट्टर का मतलब आप समझ जाइए, जैसे हम क्या कहते थे कि हमारे पापा ने कहा हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मतलब हम अपने उस पर अडिग रहते थे, ठीक है, वैसे ही कुछ है। अब देखिए उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। किनकी शिक्षाएं, आपके जो धार्मिक रीति रिवाज जो मानते थे बिल्कुल उनको आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते थे। उनकी शिक्षाएं जो है प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा कर देती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अब ये अनुभव थे कि एक ही देखिए धार्मिक रीति को वो पालन कर रहा है तो उसका जो है ब्रॉड माइंडेड नहीं है वो। तो अकबर के ये जो सब अनुभव उसने किया अकबर ने, तो ये अनुभव अकबर को कहाँ ले गए, सुलह कुल की ओर ले गए, सर्वत्र शांति की ओर ले गए। तो ये विचार को उसने एक सुलह कुल की नामक किताब में लिखवाया है। उसके मित्र अबुल फजल और दरबारी ने सुलह कुल को फिर बनाने में सहयोग किया था आपके अकबर का, ठीक है। अब देखिए सहिष्णुता की यही धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, ठीक है। यह धारणा क्या है आप समझ सकते हैं यहाँ पे, सहिष्णुता की यही धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों पर अंतर नहीं करती थी। मतलब अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, मतलब अनुयायी मतलब जो उस धर्म को मानते हैं उनमें अंतर नहीं करती थी, बल्कि क्या करती थी यह धारणा, इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था, है ना। तो मतलब कि नीति शास्त्र आप समझ गए होंगे, मतलब सभी के साथ बराबर न्याय जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी। मतलब देखिए आपका एक धार्मिक नीति है, ठीक है, धर्म है जो वो किसी एक विशेष समुदाय तक सीमित होता था, लेकिन ये जो नीति शास्त्र होता है, ठीक है, ये सभी जगह लागू किया जा सकता है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था, किसी एक विशेष धर्म पर नहीं। अब देखिए अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। मैंने आपको पहले ही बता दिया। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब देखिए अकबर के बाद अकबर के पुत्र जहांगीर ने, शहजादे सलीम ने, और जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने, खुर्रम ने जो है इन सुलह कुल के विचारों को अपनाया था। अब देखिए ये क्या है, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग विश्व जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसमें महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं सुलह कुल के बारे में। तो देखिए सुलह कुल में क्या है कि पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अकबर की ये जो सुलह कुल है इसके विचारों को शाहजहां और जहांगीर दोनों ने अपनाया था। अब देखिए सुलह कुल में क्या था हम पढ़ते हैं। तो अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अब देखिए जहांगीर क्या कहता है, जहांगीर कौन था, शहजादे सलीम को ही जहांगीर कहा गया। तो वह कहता है ईश्वरी अनुकंपा के विस्तृत आचरण में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। किसने, जहांगीर और शाहजहां दोनों ने। अब देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही थी, जो जिसकी सीमा समुद्र से घिरी हुई है, ठीक है। समुद्र तीन ओर से हमारा भारतीय उपमहाद्वीप तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्या हुआ 17वीं शताब्दी के बाद। तो देखिए मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। आर्थिक तो आप जानते हैं, वाणिज्यिक का मतलब होता है कॉमर्शियल, ठीक है। इनमें समृद्धि हुई और बढ़ी है समृद्धि। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। अब देखिए हमारे यहाँ दरिद्रता क्यों आई थी, तो देखिए जब मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, तो जब उनके बड़ी मुश्किल से तो उन्हें मनसब मिलता था, ठीक है, मनसब मिलता था और ज़मीन मिलती थी, जागीरें मिलती थी। तो वे क्या करते थे, अपने शासन काल में जितना हो सके उससे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करने की कोशिश करते थे, और यही ज़्यादा राजस्व एकत्रित करने की वजह से किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, जिसकी वजह से दरिद्रता यानी गरीबी बढ़ी। अब देखिए सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें यह पता चलता कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से केवल 445 ही बचे थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% और स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। बताइए इतना सारा वेतन 61.5% पूरा उन्हीं में खर्च हो जाता था। अब देखिए मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे।
इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इससे इनमें से जो बहुत गरीब थे, ठीक है, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। इतनी गरीबी थी उनके पास कि कुदारी वगैरह बनाने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उसे बहुत सोचना पड़ता था। ऐसी अर्थव्यवस्था में सोचना क्या, सोच भी नहीं सकते थे, इतनी गरीबी थी। अब देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, ठीक है। कुलीन वर्ग मतलब उच्च वर्ग के हाथों में क्या था, बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली भी हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता की पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। अब देखिए, जो सम्राट के सेवक थे वे स्वयं ही सत्ता के केंद्र बन गए थे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हमें 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। 10वें अध्याय में उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, आपका अन्यत्र आया। तो अन्यत्र मैंने आपको कई बार बताया है कि अन्यत्र वह होता है जब हमारे भारत देश में ये मुगल शासन चला था, तो अन्य जगह क्या हो रहा था। आप अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर फिर से याद करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सही जोड़ी बनाए। देखिए, मनसब, मनसब क्या होता है आपका, मनसब पद या हैसियत होती थी, ठीक है। अब उसके बाद आपका मंगोल, तो मंगोल जो थे आपके उज्बेकिस्तान के थे, ठीक है, उज्बेक एक जाति का नाम है। अब देखिए, सिसोदिया राजपूत आपके कहाँ थे, आपके मेवाड़ के। राठौर राजपूत आपके मारवाड़ के थे। नूरजहाँ जो थी जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, जिसको मेहर उन्नीसा नाम है। उसके बाद आपका सूबेदार, तो सूबेदार कौन कहलाते थे, आपके गवर्नर, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर। तो देखिए, आपको कह रहा है कि अधिक स्थानों को भरें। तो पहला है का, खालिस्तान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राज्य की राजधानी बनी। तो देखिए, मिर्जा हाकिम जो था अकबर का सौतेला भाई था, इसकी राजधानी थी काबुल। क्या नाम था, काबुल। अब देखिए, आपका दूसरा है, क्या है दूसरा खालिस्तान, दक्कन की पांचों सल्तनत बरार खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी, ठीक है। क्या क्या थी, बीजापुर और गोलकुंडा। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। ग नंबर, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का दोता था, तो सवार खालिस्तान उसके किसको दिखाता था, तो उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था, ठीक है। जात जो था एक मनसबदार के पद और वेतन का दोता था, मतलब जितनी अधिक जात की सत्या होती थी, जात की संख्या होती थी, उतना ही मनसबदार का पद जो है ऊंचा होता था और वेतन भी उतना ही अधिक होता था, जितनी अधिक जात की संख्या होती थी, ठीक है। और सवार जो थे उसके सैनिक उत्तरदायी होते थे मनसबदार के। आइए अब चौथा है आपका, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी खालिस्तान के विचार को पढ़ने में, तो देखिए सुलह कुल को पढ़ने के लिए क्या नाम है इसका, अबुल फजल ने अकबर के मदद की थी। और जो आपका ये अबुल फजल है वो अकबर का दोस्त और सलाहकार दोनों था। आइए अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, क्या है तीसरा क्वेश्चन, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन थे। तो आपका पहला था दिल्ली, दूसरा था आपका आगरा, ठीक है। ये जो थे केंद्रीय प्रांत थे आपका आगरा और दिल्ली, याद रखिएगा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो देखिए, जो मनसबदार होते थे उन्हें जागीरें दे दी जाती थी, ठीक है। तो मनसबदार जो होते थे जागीरों से राजस्व एकत्रित करते थे, और यह राजस्व जो है मनसबदार के नौकर एकत्रित करके लाते थे जागीर से, और यह जो राजस्व होता था मनसबदारों का वेतन होता था, ठीक है। और ये जो आपके मनसबदार हैं, तो मनसबदार जो है इन पर शासन नहीं करते थे जागीरों पर, बल्कि ये किसी अन्य जगह पर सेवा रहते थे और इनके नौकर जागीर से राजस्व एकत्रित करके लाते थे, वही इन मनसबदारों का वेतन होता था। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.